नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित करुण्या इंस्टीट्यूट में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर समीर की संदेहास्पद मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिजनों ने समीर के शव के साथ रांची में राजभवन के समीप प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रोफेसर समीर द्वारा पढ़ाए गए छात्र और छात्राएं भी शामिल हुए। रांची के सांसद संजय सेठ और स्थानीय विधायक भी उनकी मांगों के समर्थन में खड़े दिखे। झारखंड के बोकारो जिला पेटरवार के रहने वाले प्रोफेसर समीर तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित करुण्या इंस्टीट्यूट में कार्यरत थे। परिजनों का कहना है कि सनातन धर्म के प्रति आस्था और विश्वास प्रोफेसर समीर में था। वे बातचीत में कहा करते थे कि कॉलेज प्रशासन द्वारा तिलक लगाए जाने का विरोध किया जाता है। वहीं इंस्टीट्यूट के हॉस्टल का वार्डन भी उन्हें बना दिया गया था। अंतिम बार बातचीत में उन्होंने कहा था कि वार्डन की ड्यूटी अच्छी नहीं लग रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी बहन को भी बताया था कि हॉस्टल में नशीले पदार्थों का सेवन और बरामदगी होती रहती है। इन्हीं सब के विरोध की वजह से उसकी हत्या किए जाने की आशंका है, जबकि उनकी मौत को आत्महत्या बताया जा रहा है। तुम ड्यूटी करके आया रे? और नहीं मम्मी 60 को लड़का का हाजिरी बना के आया। हम इंग्लिश नहीं समझते थे। तब उसके बाद ने बोला तुमको कैसा लगा रे? बोला मम्मी हमको अच्छा नहीं लगा। बोले बेटा अच्छा नहीं लगा, तुम काहे गया, छोड़ दो। बोला अजय भर गए मम्मी यार। नहीं हमको लगा उसमें कुछ दिन पहले और कुछ 1-2 दिन पहले अपना बहन को बता रही थी यहाँ ने बहुत ड्रग्स गांजा पकड़ाता है, बोरा के बोरा आता है और इसमें कोई कुछ नहीं बोल पाता है। तो उसके मैटर में अगर मेरा बेटा अटेस्टेंट बनाने गया और उसी में अगर कुछ देख लिया तो वो लोग मार दिया मेरा बेटा। और फिर 9 बजे कॉल आता है, 9:13 में बोला सर आपका बेटा सीरियस है। इसका पापा को बोला, फिर बोला हार्ट अटैक हुआ है। फिर कुछ देर के बाद बोला हॉस्पिटल ले गए, अभी डेट कर गए। और मेरा बेटा मुझे नहीं रहता है ब्लेड बांधने वाला, उससे बांध दिया। और ऐसे मेरा बेटा ऐसे बांध दिया, हेडफोन लगाए कान में। कैसे अपने से सुसाइड कर सकता है? और वैसा कोई प्रेशर नहीं है कॉलेज पर, लड़का पर, प्रोफेसर पर। वो लोग का जो थी ना, मेरा बेटा जैसे झारखंड से गया, वो लोग डब्बा ने 20 दिन के अंदर पैक करके भेज दिया। उसी तरह वो लोग का भी कीजिए, हमारा मांग को पूरा कीजिए। मेरा बेटा को वहीं रांची लोकसभा सांसद ने कहा कि ये मामला पूरी तरह संदेहास्पद है। परिजनों द्वारा प्रोफेसर समीर की मौत की सीबीआई जांच की मांग के वे समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार से आग्रह होगा कि इस विषय को तत्काल देखा जाए। टीका लगाने से भी उनको मना किया गया। शायद इनके भाई ने, जैसे इनके भाई ने बताया कि उनका कहना था कि हमको लगता धर्म परिवर्तन करना होगा, क्रिश्चियन बनना होगा, कि हाँ टीका लगाने पे बहुत आपत्ति होती है। जो भी कारण रहा हो, किंतु यह बहुत दुखद है। एक हमारा बच्चा अगर वहाँ जाकर उसकी हत्या होती है, पता नहीं, किंतु इंग्लिश में FIR नहीं लेना, कहीं ना कहीं एक शंका प्रकट होती है। और कोई भी सपोर्ट वहाँ पे नहीं मिला इनको। ये बच्चे अभी आए हैं, इनकी माँ यहाँ बैठी है और हमने कहा है कि अगर ये डिमांड कर रहे हैं कि रीपोस्टमार्टम हो। हमने बताया कि भाई माननीय उपायुक्त महोदय को आप लोग जाओ, हम भी बोलते हैं कि उपायुक्त को ही एक पावर है कि वो रीपोस्टमार्टम के लिए कह सकते हैं। मामला संदेहास्पद लग रहा है और जब संदेहास्पद है, झारखंड का बच्चा है, तो संदेह का पर्दा उठना चाहिए। क्यों हमारे हज़ारों लाखों बच्चे यहाँ से माइग्रेट करके पूरे देश भर में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर, अपने खेती बाड़ी छोड़कर पढ़ने जाते हैं। किंतु जब उनके साथ व्यवहार गलत होता है तो निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी इसकी गंभीरता को देखते हुए जांच का आदेश दें। आप वहाँ की सरकार से बात करें, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करें और बात करके परिवार को संतुष्ट करें। और ये लोग अभी इनके परिवार वाले उपायुक्त के पास जा रहे हैं, देखते हैं इस पे क्या हो। लेकिन मामला
इनके अनुसार संदेहास्पद है और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। वहीं अपने प्रोफेसर के संदेहास्पद मौत की जांच के समर्थन में आए छात्र छात्राओं का कहना है कि प्रोफेसर की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या दिख रही है। मामले को डाइवर्ट करते हुए इंस्टीट्यूट प्रशासन की ओर से आत्महत्या बताया जा रहा है। उनको कोई प्रेशर नहीं था, वो यहाँ से वहाँ गए थे जस्ट फॉर ग्रोथ के लिए, क्योंकि हर इंसान अगर अपने स्टेट को छोड़ के उनको कुछ बेटर ऑप्शन मिला तब वो गए, क्योंकि उनकी लाइफ है, उनको ग्रोथ फैक्टर चाहिए था, तो इसलिए वो वहाँ पे गए। तो ये सब जो भी हुआ उससे हमें क्या मिलता है कि इंसान अब कहीं और जाके ना पढ़े, यहीं बैठ के पढ़े या फिर यहीं रहे। इसका यही मतलब है कि दूसरे स्टेट वो नहीं जा सकता। अगर हम कल को उनके साथ हुआ, आज उनके साथ हुआ, कल को हमारे साथ, हम किसी पे आरोप, हम डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे कि भाई तुम ही ने किया, लेकिन अगर वो इंसान गया 10 तारीख को, वो 10 तारीख को वो वहाँ पे गया, अभी ना तो 1 महीना हुआ ना 2 महीना हुआ, 10-15 दिन में ऐसा क्या हो गया? ना तो वो ऐसे इंसान थे कि वो सुसाइड कर सकते थे, ना वो किसी को प्रेरणा दे सकते थे कि सुसाइड, क्योंकि वो खुद एक क्रिमिनोलॉजी टीचर थे, तो वो क्या इंसान को बोलेंगे, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट थे, तो वो क्या ही बोलेंगे कि मतलब सुसाइड करो? ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका वो पर्सनालिटी ही नहीं है। तो वहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है, इसीलिए हम लोग बोले ना कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए। हम लोग सीबीआई जांच मांग रहे, जो भी एविडेंस को टैम्पर्ड किया गया, जो भी सीसीटीवी फुटेज को आपने हाइड किया, उन सबको वो सब हमें चाहिए, हर चीज़ चाहिए, और एकदम प्रॉपर डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन चाहिए। एक्चुअली वो यहाँ पे झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर थे। उन्होंने 10 तारीख को रिज़ाइन यहाँ से लिया और फिर वो वहाँ पे 13 तारीख को ज्वाइनिंग किए थे कमिट्यूड में, तमिलनाडु में। इंस्टीट्यूट का नेम क्या था? करुणा इंस्टीट्यूट्स में। और वहाँ पे वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वो वहाँ पे ज्वाइनिंग लिए थे, लेकिन उनको एज अ वार्डन बना दिया गया था और उनको कहा गया था ज़बरदस्ती, वो बनना नहीं चाह रहे थे, बट उनको बोला गया कि आप 1 महीने के लिए वहाँ पर रहो और फिर एज अ वार्डन आपको फिर से रीजॉइन करवा दिया जाएगा एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। और फिर वो वहाँ पे वार्डन का काम करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो वहाँ के स्टूडेंट्स से कुछ देख लिए थे वैसा, और फिर थोड़े सख्ती से पेश आ रहे थे, तो स्टूडेंट्स भी उनके साथ में भी सही बिहेवियर नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए। उसके बाद फिर उन्होंने शाम के 4 तारीख को शाम में अटेंडेंस लेकर के वापस आए और अपने घर वालों से बात किया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने जैसे ही बात किया और थोड़ी देर बाद ही फिर सुबह में 5 तारीख को ये खबर आती है कि अब वो नहीं रहे। हाँ, हम लोगों को यही संदेशा लग रहा है कि वो सुसाइड नहीं है, उसको सुसाइड बताया गया, लेकिन वो सुसाइड नहीं है। जिस तरह की फोटोग्राफी हम लोगों को देखने को मिला है, और पोस्टमार्टम भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना एंट्री एग्जिट कुछ रिपोर्ट्स में नहीं है। हम लोग खुद एक फॉरेंसिक स्टूडेंट्स हैं। और उधर चक्रधरपुर पुलिस ने विगत 30 अगस्त की रात चक्रधरपुर की ग्रामीण बैंक में हुए चोरी के असफल प्रयास की घटना का खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने बैंक में घुसकर स्ट्रांग रूम का सेफ तोड़ने का प्रयास करने वाले युवक दीपक लमाय को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से सेफ तोड़ने के प्रयास में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा भी बरामद किया गया है। गुरुवार को पुलिस ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 30 अगस्त की सुबह 10:15 बजे झारखंड ग्रामीण बैंक के चक्रधरपुर शाखा प्रबंधक सुनीत कुमार ने पुलिस को फोन कर सूचना दी कि बैंक के अंदर चोरी का प्रयास हुआ है। किसी व्यक्ति ने बैंक के स्ट्रांग रूम में घुसकर सेफ को तोड़ने की कोशिश की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बैंक जाकर घटना की जांच की। इसके बाद मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने बैंक में चोरी का प्रयास करने वाले को ढूंढ निकाला। पुलिस ने बैंक में चोरी के प्रयास के आरोप में चक्रधरपुर कुदलीबाड़ी निवासी 24 वर्षीय दीपक लमाय को गिरफ्तार किया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, घटना के समय पहना हुआ टी-शर्ट और पैंट के साथ साथ मोबाइल और गमछा भी बरामद कर जब्त किया है। पुलिस ने दीपक लमाय पर कांड संख्या 130-23 भादवी की धारा 461, 457, 511 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया और अदालती आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया है। 2023 को चक्रधरपुर थाने को सुबह 10:00 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चक्रधरपुर अंतर्गत झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उनके लॉकर को तोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसके पश्चात उनकी लिखित शिकायत पर चक्रधरपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया। जिसके पश्चात मामले की गंभीरता को देखते हुए उसमें एक छापामार दल का गठन किया गया। तमाम पहलुओं को जांच पड़ताल करने के पश्चात एक अपराधी की पहचान दीपक लमाय नाम का व्यक्ति जो चक्रधरपुर का रहने वाला है उसके रूप में की गई। जिसके पश्चात उसको
थाना लाकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने अपराध को स्वीकार किया है तथा अपराध में जो कुल्हाड़ी या फिर जो प्रयुक्त किया गया था उसने उसकी बरामदगी करवाई है, जो कि उसके घर से बरामद किया गया है। जैसा कि सीसीटीवी कैमरे में भी दिख रहा था कि जो उसने कपड़े पहने हुए थे, जो चप्पल पहना हुआ था, वो सब भी उसके घर से बरामद किया गया है, जिसके पश्चात उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अभी भेजा जा रहा है। वहीं एनआईटी जमशेदपुर, आदित्यपुर एवं आसपास के 5000 एकड़ की जमीन को लेकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रस्ताव तैयार करेगा। ये पूरी तरह आंध्र प्रदेश की तर्ज पर होगा। ये बातें सरायकेला जिले में मौजूद एनआईटी जमशेदपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन टी कृष्णा प्रसाद ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने इस दौरान एनआईटी के विकास की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। नवनियुक्त चेयरमैन वही हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश में वर्ष 2012 में सबसे पहले जीरो एफआईआर लागू करवाया। साथ ही आंध्र प्रदेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत नए हैदराबाद शहर को पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल में विकसित किया। वे तेलंगाना के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। साथ ही इन्होंने भारत सरकार के रोड सेफ्टी और वर्ष 2005 में सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रस्ताव भी तैयार किया। बताते चले कि जमशेदपुर में XLRI, NML, एनआईटी के अलावा अन्य कई शैक्षणिक प्रतिष्ठान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। एनआईटी के चेयरमैन टी कृष्णा प्रसाद ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी युवा हैं, ऊर्जावान हैं। उनकी सोच भी तकनीक के विकास के साथ है। वे अपनी टीम के साथ बहुत जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे तथा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण के प्रस्ताव पर बात करेंगे। कृष्णा प्रसाद ने बताया कि उन्हें ये जानकारी मिली कि 10 वर्ष पहले सरकार ने इस दिशा में पहल की थी, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाया। इस बार इसका संपूर्ण प्रारूप एनआईटी जमशेदपुर बनाएगा तथा मुख्यमंत्री के सामने रखेगा। हमें उम्मीद है कि झारखंड सरकार इस दिशा में पहल करेगी। दो चीजें हैं, एक एनआईटी के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि एनआईटी के बजट, एनआईटी के मूल्य से लोकल एरिया में क्या हो सकता है। जो एनआईटी यहाँ स्थापित है तो एनआईटी क्या लेवरेज करके यहाँ पे क्या डेवलपमेंट ला सकता है। इट्स अ बिगर कैंवस। एक तो इंटरनल अंदर देखना, एक तो एक्सटर्नल बाहर देखना, दोनों भी चीजें। ठीक है, पहले मैं बाहर की बात करता हूँ। एनआईटी का सेटिंग क्या है। एनआईटी 1960 में यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, और एस्टैब्लिश हुआ तो कहाँ हुआ, एकदम बढ़िया जगह में। और इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना गेट के समीप टेम्पो में सवार युवकों ने मुसाबनी के सप्लायर पर चाकू से हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया और फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घायल का एमजीएम अस्पताल में इलाज कराया। घटना के बारे में घायल गणेश अग्रवाल ने बताया कि वो मुसाबनी का रहने वाला है, ईंट बालू गिट्टी का सप्लायर है। वो कलेक्शन को लेकर जमशेदपुर आया था। इसी क्रम में वो बुलेरो से बिष्टुपुर की ओर जा रहा था, तभी एक टेम्पो चालक ने गलत तरीके से टेम्पो चलाते हुए उसे ओवरटेक किया, जिसका उसने विरोध किया। इस बात को लेकर शराब की नशे में धुत टेम्पो चालक सहित उसमें सवार 2 अन्य युवकों ने उसे बुलेरो से बाहर निकालकर उस पे चाकू से हमला किया। घटना के समय तेज बारिश होने के कारण वो किसी से सहायता नहीं ले पाया। किसी तरह से उसने थाना में भागकर अपनी जान बचाई। वहीं पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन हमलावर भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस सीसीटीवी के सहयोग से हमलावरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। थाना के सामने किस बात की? तो समझ में नहीं आया, कैंची मारा और उतर के गाड़ी से बोलता चाबी में कोई चाकू लगवा तो उससे मेरे ऊपर हमला किया। तो कोई तो कारण होगा 22 साल का है लड़का, तो टेम्पू को ऐसे ऐसे करके चला रहा था और कोई जानते भी नहीं। वो मेरा गाड़ी था बोलेरो। हम फिर गाड़ी लगाया कि बिष्टुपुर थाना गए। थाना में मेरा हालत देखा तो फिर सर हमको मेडिकल के लिए यहाँ भेजे। वो रास्ता में रोड के साइड ये से मारा गया। जो चाबी होता है, चाबी के अंदर छोटा सा चाकू होता है, उससे लगा। ये कुछ विवाद ने बताया, रोका बोला, रोक के बोला बाहर निकलो। हम लोग जाते जाते तब तक भाग गए। जब तक थाना को खबर गया हम लोग जाते थे। और उधर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज रांची में लांस नायक, परमवीर अल्बर्ट एक्का समेत अन्य वीर शहीदों के गांव से पवित्र माटी एकत्र किया गया। इस मिट्टी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के समीप प्रस्तावित अमृत वाटिका में विलय के लिए भेजा गया है।
केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज रांची में राज्य के 28 शहीदों के गांवों और घरों से पवित्र मिट्टी इकट्ठा की गई। उसके बाद सैनिक बाजार स्थित सैनिक कल्याण निदेशालय में लाया गया। इस मौके पर उड़ीसा के 4 शहीदों के घरों से भी पवित्र मिट्टी कलश में एकत्र करके लाई गई। इस मौके पर पूर्व सर्जेंट और भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ के महासचिव अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि कुल 32 शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी को आज अमृत वाटिका के लिए रांची से हस्तांतरित कर दिया जाएगा। देखिए, ये संयोग है कि हम लोग इससे पहले भी शहीदों के घर घर जाकर उनकी पवित्र मिट्टी उनके आंगन से समाधि से उठाकर लाया करते थे। बेंगलोर स्थित एक उमेश गोपीनाथ जाधव जी हैं जिन्होंने अब तक 150 शहीदों की मिट्टी उठाई थी। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने यही कहा कि आपने कई जनरल लोगों की भी मिट्टी उठाई है, लेकिन हमारे झारखंड से जो यहाँ हमारे एकमात्र पूरे पूर्वी भारत के परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का हैं, उनके घर से भी मिट्टी उठाना चाहिए। तो उन्होंने हामी भरी और वो बेंगलोर से यहाँ तक पहुँचे। इसी बीच में ये हमारा सौभाग्य था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरा देश ये अभियान चलाया देश में। तो इसके साथ ये कार्यक्रम जुड़ गया है और संबंधित विभाग से उनको अनुमति मिल गई कि आप सारे क्षेत्र से शहीदों की मिट्टी उठा कर लाएँ और उसे जो दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के समीप बन रहे अमृत वाटिका में रखा जाएगा। उसके साथ विलय करके वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर महाराष्ट्र के उमेश गोपीनाथ जाधव ने बताया कि उन्होंने अब तक 150 से अधिक शहीद जवानों के आंगन से पवित्र मिट्टी एकत्रित किया है। इस पवित्र काम के लिए उन्होंने अब तक 1 लाख से अधिक किलोमीटर तक की यात्रा कर ली है। खास बात यह है कि उमेश कुमार जाधव सेना से रिटायर्ड व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये आम सिविलियन है। पुलवामा अटैक होने के बाद में मुझे ये लगा कि मैं हर एक वीर परिवार के घर पे जाऊंगा, उनके आंगन की मिट्टी लूँगा सभी फोर्सेस से। और अब तक मैंने 1,40,000 किलोमीटर 150 से अधिक वीर शहीदों की मिट्टी वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर जनरल बिपिन रावत तक उनकी मिट्टी मैंने एकत्रित की है। मेरा माटी मेरा देश, इस संकल्पना में आपने अगर देखा है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अमर वीरों और बलिदानों की यादों में ये एक कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि हम इन वीरों को, इन वीर परिवारों को श्रद्धांजलि दे सके। और मैं जब कल परमवीर चक्र लांस नायक अल्बर्ट एक्का उनके घर पर जब मैं गया और वहाँ से जब मैंने मिट्टी ली तो हमारा रोम रोम बड़ा कंपित हुआ कि किस प्रकार, किस बहादुरी से उन्होंने इस परमवीर चक्र को हासिल किया और हमारे वजह से आज बांग्लादेश मुक्त हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि इन वीरों के प्रति, इन वीरांगना के प्रति हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैंने ये जो शहीदों की मिट्टी गुमला से और आज जो कार्यक्रम यहाँ पर है, यहाँ से ये मिट्टी दिल्ली जाएगी और इन कलशों की थोड़ी थोड़ी मिट्टी वहाँ पर अमृत वाटिका में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उसे हम 30 अक्टूबर को दे देंगे। वहीं रांची नगर निगम की ओर से आज नई मशीन द्वारा रांची के जितने भी जलाशय हैं उन्हें स्वच्छ और निर्मल करने को लेकर पहल शुरू की गई है, जिसके तहत इसकी शुरुआत रांची के बड़ा तालाब से विधिवत शुरू की गई। विधि विधान से पूजा पाठ करके सफाई के लिए नई मशीन को तालाब में उतारा गया। रांची नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि इस नई तकनीक की मशीन से बिना पानी सुखाए ही पानी की गहराई तक जाकर कचरा और गंदगी निकाला जाएगा, जिससे कि जलाशय की वास्तविक गहराई बनी रहेगी और स्वच्छ रहेगी। इसकी शुरुआत रांची के बड़ा तालाब से की गई है। शहर के जितने भी जलाशय हैं सभी की इस मशीन द्वारा सफाई की जाएगी। अभी देखिए, बड़ा तालाब और वाटर बॉडीज जो हैं आरएमसी एरिया में, उनमें प्राय देखा गया कि समय समय बहुत सारे सिल्टिंग और ह्यूमस से उनकी फिलिंग हो गई है। इसके चलते उनकी गहराई कम होती चली जा रही थी, उनका होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होते जा रहा था। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि वाटर को ड्रेन आउट करते थे, फिर जाके उसकी स्कूपिंग आउट करते थे। अब ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं कि बिना पानी को निकाले उस गाद को या सिल्ट को निकाला जा सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन वाटर बॉडीज़ को रिजुवनेट करने के लिए हमने एम्फीबियस एक्सेलेरेटर का क्रय किया है।
ये मशीन पानी में जाएगी, अंदर तक जाएगी और इसका जो 50 फीट डेप्थ का बूम, हाइट की लेंथ का बूम है, उससे गहराई तक को जो सिल्ट जमा है उसे निकाल के बाहर कर देगी। व्यवसायी ने बताया कि ये नई तकनीक की मशीन से जलाशयों की बिना पानी सुखाए सफाई की जाती है। ये पानी में तैरते हुए सफाई करती है। ये मशीन रोड पर भी चल सकती है। पहले तालाबों की सफाई के लिए पानी को सुखाना पड़ता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बूम से उठाया और कोना में डाल दिया, लेकिन अब बीच में जो है बीच से अपना निकाल करके जमा करते जाएगा। और उसके बाद जैसे हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो अपना दूसरा वाला नहीं है वहाँ जैसे टापू, वहाँ पर अपना ये करेगा पहले, फिर उसके बाद अभी ये टेक्नोलॉजी इतना ही तक है कि आपको गाद एक जगह जमा करके उसके बाद अगर इसका इस्तेमाल कांके डैम में भी हो, कांके डैम से ज़्यादा जरूरी है स्वर्णरेखा नदी में। और वहीं सान ग्राम पंचायत के मुखिया अभिषेक सरदार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिला उपायुक्त के निर्देश पर प्रत्येक महीने सभी विभागों की एक समीक्षात्मक बैठक होती है, जिसमें सभी विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। उनसे कहा गया है कि वे बैठक में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान पर कार्य करें। सानग्राम पंचायत भवन में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में बिजली विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, 3 विद्यालय के प्रधानाध्यापक, राजस्व निरीक्षक आदि उपस्थित नहीं हुए। इसके कारण लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। प्रत्येक कैंप में बिजली विभाग द्वारा राजस्व की वसूली होती है, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग के कर्मी यदि उपस्थित नहीं होते हैं तो इसकी सूचना उपायुक्त को दी जानी चाहिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता है। प्रखंड के बीडीओ को बैठक के संबंध में जानकारी दी गई थी, इसके बावजूद कर्मियों की उपस्थिति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। अभिषेक सरदार ने कहा कि वे उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे, क्योंकि ग्राम स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उपायुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत में हर महीना समीक्षात्मक मीटिंग किया जाना है सभी विभागों के साथ, परंतु आज हमारे पंचायत में समीक्षात्मक बैठक था, जिसमें सारे विभाग के कर्मी भाग नहीं लिए, जो कि प्रखंड से भी लेटर दिया गया था और ग्राम पंचायत के माध्यम से भी लेटर दिया गया था, पर उन लोग शामिल नहीं हुए, जिसमें बिजली विभाग नहीं शामिल हुए, कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी शामिल नहीं हुए। और 3 स्कूल है जो हमारा रायपुर हो गया, मदनसाई हो गया, छोटा अमदा हो गया, ये लोग हमारे ये में शामिल नहीं हुए बैठक में, और मत्स्य विभाग से और कृषि विभाग से भी लोग शामिल नहीं हुए, जो कि होना चाहिए था। ठीक है, रही बात जो गांव का जो समस्या है पंचायत में समाधान करना है, पंचायत में ही किया जाना है, और वो हो सकता है जो हमें निर्देश भी प्राप्त हुआ है और कहा भी जाता है और उपायुक्त महोदय से निर्देश भी दिया जाता है, परंतु अगर इस तरह से बैठक में वो शामिल नहीं होंगे तो वो ग्राम पंचायत में उस समस्या को कैसे समाधान किया जाएगा। अगर वहीं पोटका के निवर्तमान सीडीपीओ विभा सिन्हा का स्थानांतरण चांडिल परियोजना कार्यालय में हो जाने के कारण सीडीपीओ का अतिरिक्त प्रभार बीडीओ निखिल गौरव कश्यप को सौंपा गया है। नए सीडीपीओ की पोस्टिंग होने तक वे इस अतिरिक्त प्रभार को देखेंगे। सीडीपीओ विभा सिन्हा द्वारा बीडीओ निखिल गौरव कश्यप को प्रभार संभालने पर गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस बीच आंगनबाड़ी सेविकाओं, सुपरवाइजरों आदि ने फूलों का गुलदस्ता देकर विभा सिन्हा को उनके अच्छे कार्यकाल के लिए बधाई दी, साथ ही नई पोस्टिंग के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। विभा सिन्हा 2021 में सीडीपीओ के पद पर पोटका बाल विकास परियोजना में कार्य कर रही थी। वहीं श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति टुईला डुंगरी द्वारा आज पूजा पंडाल का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर पंडाल के संरक्षक सह झामुमो नेता राजू गिरी ने स्वयं भूमि पूजन कर कार्य संपन्न किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। श्री श्री दुर्गा पूजा समिति टुईला डुंगरी के संरक्षक राजू गिरी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी काफी भव्य पंडाल का निर्माण किया जाएगा। आकर्षक होने के साथ साथ पंडाल में भव्य तरीके से विद्युत सज्जा भी की जाएगी। पंडाल में बना ग्रामीण परिवेश आकर्षण का केंद्र होगा, जहां माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में कमेटी के कई सदस्य शामिल हुए। बताते चले कि इस वर्ष दुर्गा पूजा 15 अक्टूबर को
कलश स्थापना के साथ शुरू होगी और 21 अक्टूबर को महासप्तमी है। 24 अक्टूबर को विजयादशमी व प्रतिमा विसर्जन है। आज हमारे दुर्गा पूजा सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा हमारे भूमि पूजन आज हुआ। आज के दिन भगवान कृष्ण का कल जन्म हुआ। आज हमारे यहाँ भूमि पूजा ये बहुत सुख की बात है और बहुत अच्छा दिन हम लोग देख के आज रखे। और हमारे कलकत्ता से कोंटाई से पंडाल वाले आ रहे हैं और हमारे पंडाल के मूर्ति हम लोग गांव देहात का एक नज़ारा हम लोग दिखाने के लिए हम लोग पब्लिक को और हमारे जनता को एक नया लेटेस्ट में हम लोग ने पसंद किए हैं। और अभी तो हम लोग उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। और लाइट भी हम लोग का कोंटाई से वहाँ से आया है, चंदन नगर से। और हमारे मूर्ति भी कलकत्ता का है। और सब हम लोग मिलजुल के बस्ती वासी हो मिलजुल के सब कमेटी धूमधाम से हम लोग पूजा पाठ करते हैं और श्रद्धा प्यार से परिवार का साथ रह के मिलजुल के एक साथ करते बहुत खुशी से। इस साल रहेगा कि हम लोग का नया लेटेस्ट में एक गांव देहात का लेटेस्ट रहेगा, मूर्ति रहेगा, गांव देहात का स्टैचू हम लोग बनाएंगे और पत्ता का रहेगा। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।